हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। एंड मेरा नाम है राधिका। स्टडी विद राधिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने अपना नेम भी बता दिया है और मैंने अपने चैनल का नेम भी चेंज किया है, सो यू कैन चेक। पहले मेरे चैनल का नेम था स्टडी वर्ल्ड, बट अब मेरे चैनल का नेम है स्टडी विद राधिका। मैंने राधिका नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं था, तो ऊपर पूरा आता नहीं था, आ नहीं पाता। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 बुक का मैथ्स। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इस बात को माइंड मत करना, रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ मैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले क्लास 7th की जियोग्राफी बुक कंप्लीट करवाऊंगी, बट किसी बच्चे का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ आप मैथ्स की वीडियो बना दो प्लीज़। तो मैं इसीलिए आज मैथ्स के चैप्टर 9 की वीडियो बना रही हूँ। सो आई थिंक ये आज ही अपलोड हो जाएगी, बाकी कुछ मैं फाइनल नहीं बता सकती, क्या पता ना भी हो पाए और कल भी हो जाए, बट कोशिश करूँगी, मैं आज कर लूँगी। और ये बुक है गोयल ब्रदर प्रकाशन की। आज हम करने वाले हैं पार्ट 8 टर्म 1। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9। और हाँ, मैं पहले बता दूँ, हमें मैथ्स का जो इतना भी सिलेबस है हमारा, कोशिश करूँगी मैं 9 के बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि वो फाइनल में आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द मतलब किसी किसी के कुछ कुछ आ रहे होंगे, किसी के कुछ कुछ आ रहे होंगे, किसी के सारे आ रहे होंगे। हर एक स्कूल का अलग अलग सिलेबस होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 10 फरवरी, अरे यार, 10 फरवरी 2022 से पहले ये वाला जो हमारा पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, तो वी विल ट्राई डैट हम एक वीडियो में एक एक्सरसाइज तो कर ही दें। उसके बाद हमें रिविजन्स भी तो करनी है हर चैप्टर की, है ना। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हम कोशिश करेंगे हमारा बस जैन में कंप्लीट हो जाए, 30 जैन में। ठीक है, 30 जैन 2022। उसके बाद आज हम करने वाले हैं पहले 9.1। और हमें आपके साथ ही, अरे हाँ, चैप्टर के नेम क्या मीनिंग है। चैप्टर का नेम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि हम आज देखेंगे, हम आज परसेंटेज के बारे में सीखेंगे और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, परसेंटेज आपने देखा होगा कि आपसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कितने परसेंटेज आए, आपके इस वाले एग्ज़ाम में कितने परसेंटेज आए, जैसे फर्स्ट टर्म के आपके कितने परसेंटेज थे, आपके लास्ट ईयर के कितने परसेंटेज थे, है ना। आप जब स्कूल जाते हो तो आपके जो रैंक होती है, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, तो उनके नेम के आगे उनकी परसेंटेज लिखी होती है कि इन्होंने 99% स्कोर किया, इन्होंने टोटल 100% स्कोर किया, इन्होंने 95% स्कोर किया। तो ये परसेंट क्या है, ये हम कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, ये दो क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आते होंगे। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक 9.1, देखो मेरे को फटाफट से वीडियो बनानी थी क्योंकि मेरा कोई फाइनल नहीं था। आज मैं सोच रही थी कि मैं आपका जियोग्राफी का चैप्टर 6 करवाऊंगी, बट फिर भी एक बच्चे का कमेंट आया था, तो मैंने कहा उसे उदास नहीं करते, हम इसकी बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे को नहीं पता 9.1 में क्या है, मैंने बहुत पहले ही एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। मैं आपको डेट दिखा देती हूँ, ये देखो 21 की है ये, 6/9/2021। ठीक है, तो ये देखो याद नहीं रहता इतना, बट हाँ मैंने इसकी भी फ़ोटो क्लिक कर ली, क्या पता 9.1 में ये भी हो। तो ये है आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, एसपी और सीपी। ठीक है, अच्छा सीपी एसपी नहीं दे रखा, सॉरी सीपी, कोई बात नहीं। तो इसमें हम देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि प्रॉफिट आपका कब आपको मिलता है, हम बोलते हैं ना कि इसमें तो यार प्रॉफिट ही क्या है, हम क्या इसको क्यों कर रहे हैं मेहनत में। देखो, आप अगर कोई शॉप खोलते हो, सपोज दैट आपके पापा एक बिजनेसमैन है, तो आपके पापा ने क्या किया, एक चीज़ बेची है। आपके पापा क्या है, एक शॉपकीपर है, बिजनेसमैन छोड़ो शॉपकीपर है। आपके पापा ने एक कपड़ा बेचा है, उस कपड़े में अगर आपके पापा को कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, तो क्या आपके पापा वो कपड़ा बेचना चाहेंगे? आपके पापा वो काम करना चाहेंगे जिनको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो प्रॉफिट आपको कब मिलता है, सबसे पहले तो यहाँ पर जी एसपी और सीपी दिया हुआ है, उसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस, और CP होता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि सेलिंग मतलब आपका वो प्राइस जिस प्राइस में आपने बेची है वो चीज़, और कॉस्ट प्राइस वो हो गई जिस प्राइस में वो चीज़ आपने खरीदी है, आपने खुद ने खरीदी है। अब आप कपड़ा बनाकर थोड़ी ना बेचोगे, आप पहले वो कपड़ा कहीं से खरीदोगे, देन आप अपनी शॉप पर लाओगे, एंड देन वो कपड़ा आप बेचोगे। उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसका किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आपको समझ आया प्रॉफिट आपका कब फाइंड होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपका जो सेलिंग प्राइस था, सपोज इट मैंने एक शॉपकीपर से एक टी शर्ट खरीदी, तो उस टी शर्ट का जो प्राइस था वो था 200 रुपये, जो कि 200 रुपये में मैंने खरीदी है, यानी शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस हुआ 200 रुपये। ठीक है, अब उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस टी शर्ट का, जिस प्राइस में शॉपकीपर ने खरीदी है, वो है आपका 150 रुपीज़। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 50 रुपीज़ बचा। अब 50 रुपीज़ का तो प्रॉफिट ही हुआ ना हमारे शॉपकीपर को, नुकसान थोड़ी ना हुआ कोई, है ना। उसके बाद लॉस कब होता है आपको? जब आप कॉस्ट प्राइस माइनस एस पे करते हो। जैसे कि अभी टी शर्ट का एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं और वही प्राइस लेते हैं। कॉस्ट प्राइस था 150 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस था 200 रुपी। तो यहाँ पर -50 आंसर आता है, यानी उन्हें लॉस हुआ। अगर यहाँ पर माइनस हट जाएगा तो उन्हें प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ पर माइनस का आया था साइन, है ना, तो उन्हें लॉस हुआ है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड होता है? प्रॉफिट परसेंटेज तभी फाइंड होता है जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों गिवन हो। अगर नहीं गिवन हो तो आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब प्रॉफिट परसेंटेज का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि प्रॉफिट मान लो आपको है 50 रुपीज़ का, अपॉन में जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो है 150 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसल, ये 3 पर और ये 2, मैंने ये 2 से कट किया है, सो डोंट कंफ्यूज इन डैट। यहाँ पर अपॉन में 6 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट में आएगा, तो यानी कि आगे परसेंटेज लग जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि हम लॉस कैसे निकालते हैं। तो लॉस हम निकालते, यहाँ पर परसेंटेज लगा लेना, वेट अ सेकेंड, लॉस परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? लॉस, मान लो आपको लॉस गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई 100%। अब मान लो लॉस आपको गिवन है 50 रुपीज़ और ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 200 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 अपॉन में 2 2, ये आ गया आपका 25, यानी कि आपका जो लॉस परसेंटेज है वो है 25%। ठीक है, देन अब हम पढ़ेंगे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, देखो इसमें आपको जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होता है तो आप क्या करते हो? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। सपोज इट आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और 350% अपॉन में 100, और आपको जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको गिवन है 150 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 पर और ये 3 पे, देन ये 1 पे एंड ये 50। ठीक है, तो आपका ये क्या बच गया, याद रखना 1 मिनट। 50 प्लस 350% मल्टीप्लाई 3, यही बचा था आपका। यहाँ पर आ गया 400% मल्टीप्लाई 3, तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा आपका परसेंटेज में। ठीक है, आप परसेंटेज हटा भी सकते हो, बाकी हम आगे भी देखेंगे सब कैसे कैसे होता है। और ये आपका जो फॉर्मूला है वो है जब आपको लॉस गिवन होता है और आपको एसपी निकालना होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस भी बिल्कुल सेम होता है, बस उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस में क्या था, यहाँ पर CP था, तो कॉस्ट प्राइस में बस उल्टा हो जाता है। सेलिंग प्राइस यहाँ चला जाता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ आ जाता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम सब कुछ होता है, बस उल्टा हो जाता है। अब हमारे
9.1 को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, मैं हमेशा बेसिक इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि एक्सरसाइज करते वक्त हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है। हाँ, तो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। The strength of students in a school when increased by 9% becomes 1744 यानी कि 1744 या फिर 1744। फाइंड आउट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। अब हमें क्या करनी है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स सॉरी हमें फाइंड करने हैं। जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी वो 9% इंक्रीज़ हुई थी, 9% और ज़्यादा हो गई थी। और 9% इंक्रीज़ होने के बाद बच्चे हो गए थे 1744। ठीक है। तो अब ये तो थे जब 9% इंक्रीज़ हुई थी, पर 9% के इंक्रीज़ होने से पहले जो स्ट्रेंथ थी वो हमें अब फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। और हाँ, मैं कुछ भी टाइप करने से पहले आपको यही कहूँगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लीज़ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पर फटाफट से लिख लो ताकि आप बार बार मतलब आप टेंशन में ना हो कि मैं आपको देखो भेज नहीं पाऊँगी। मैं पहले ही कह रही हूँ, कहीं आप ये बोल रहे हो कि आप मैं भेज दूँगी, नहीं, मैं आपको भेज नहीं पाऊँगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, मैं आपको दोबारा दोबारा दिखा दूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आपने कहीं लिख लिया। अगर नहीं लिखा सो यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड देन राइट। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रेंथ थी हमारी उससे हम ले लेते हैं एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, x+9%, क्योंकि ये क्या है आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ऑफ एक्स, समझ में आया। ये 9% किसका है, आपका एक्स का है, इसलिए आगे ऑफ एक्स आ गया। तो x+9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1744। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे। हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, हमेशा ये याद रखना। परसेंटेज की वैल्यू हमेशा 100 में रहती है। उसको आप 200,000 1 लाख आप नहीं बना सकते, वो 100 में ही रहेगी। उसे 100 में ही रहने देना, उसे मत छेड़ना प्लीज़। ठीक है। तो क्या करेंगे, x+9 तो एज इट इज़ था, 9% था, तो परसेंट का साइन हटाने के लिए नीचे हम 100 ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, x+9 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1744, यही होगा। तो अब 9 मल्टीप्लाई x था, क्योंकि ऊपर ऑफ लिखा था हमने, तो 9 मल्टीप्लाई x को हम 9x भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात पे। पॉन में 100 इज इक्वल टू 1744 एज इट इज़ रहेगा। अब जब हमें सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, वेट ए सेकेंड, यस गाइस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो हाँ, हम कहाँ पहुँच गए थे, x+9x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1744, वेट ए सेकेंड, 44, ये आगे 4 है, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर स्पेस नहीं है थोड़ा सा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू हमने एक बार 100 ली है। 100 क्यों ली, क्योंकि नीचे 100 था, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने उसकी वैल्यू 100 ले ली। तो 100+9x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1744, यही होगा। नीचे 100 था इसलिए हमने हमारा क्वेश्चन ईजी बनाने के लिए ऊपर 100 लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 109 बन जाएगा वो, क्योंकि था 100+9x, तो 109x अपॉन में 100 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 1744, यही होगा। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1744 को, मतलब कि जो 109 अपॉन में 100 था उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो 100 बन जाएगा, और ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे 109 आ जाएगा। ठीक है। तो अरे सॉरी यार,
हाँ यही था ना। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम 109 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आपका, वेट सॉरी, यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। अब आपका क्या बचा, x इज इक्वल टू 16 इंटू 100 यानी कि 1600। तो जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो थी 1600 और उसके बाद आए हमारे 9% जब इंक्रीज हुई हमारी स्ट्रेंथ तो वो बने 1744। ओरिजिनल स्ट्रेंथ 1600। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, if the enrollment in a school increases from 2160 to 2268, what is the percent increase in the enrollment? सबसे पहले एनरोलमेंट का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता तो आप वो नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो एनरोलमेंट का मतलब होता है एडमिशन। जैसे कि एक बच्चे ने एडमिशन, 40 बच्चे पहले से ही थे स्कूल में और 10 बच्चों ने और ले लिया एडमिशन, तो वो क्या हुआ, बढ़ गए। वो ऐसे होता है एनरोलमेंट, टाइप ऑफ से एडमिशन। ठीक है। एक, अगर एक स्कूल में जो टोटल एडमिशन है वो इंक्रीज हुआ है, पहले था 2160 और वो अब हो गया 2268, तो जो हमारी परसेंटेज हुई है वो एनरोलमेंट में जो परसेंटेज हुई है वो कितनी परसेंट हुई है। जैसे ऊपर तो हमें 9% दिया हुआ था, अब हमें इसमें क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। जो अमाउंट इंक्रीज थी स्कूल एनरोलमेंट की वो थी आपकी 108। हमने वो कैसे फाइंड करी, देखो पहले थे तो सॉरी हुए 2268 थे पहले पर 2160, तो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि न्यू एडमिशन कितने हुए हैं। तो इनको माइनस करने पे 108 आंसर आ रहा है, 108 आंसर आ रहा है। जो परसेंटेज है हमारी जो कि इनरोलमेंट में इंक्रीज़ हुई है तो वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी अमाउंट इंक्रीज़ हुई है हमारे इनरोलमेंट में, नीचे आएगी टोटल इनरोलमेंट जो कि पहले से ही थी और उसके बाद मल्टीप्लाई में 100। तो जो अमाउंट इंक्रीज़ हुई है एनरोलमेंट में वो थी 108, हमने ऊपर इसीलिए फाइंड करी थी ये। नीचे जो टोटल इनरोलमेंट थी वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, डैट इज़ 2160 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसे सॉल्व करते एक बार तो ये आपका आ जाता है आंसर, वेट अ सेकेंड, इसका हम ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही पड़ेगी आपकी। तो इसका आपको जब आप इसे सॉल्व करते हो, वेट अ सेकेंड यार, मैं आपको एक इसका इजी तरीका बताती हूँ, 5 से कर लेते हैं हम। तो 108 से 10 कट हो रहा है, यहाँ पर बचा 5%। तो जो इंक्रीज हुए हैं एनरोलमेंट, जो इंक्रीज एडमिशन है वो ये 5%। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, अगर सॉरी एक इलेक्शन में ए और बी, एक इलेक्शन है जैसे कि ए एक पार्टी है और बी एक पार्टी है, उनके बीच में इलेक्शन हो रही है। जो ए है उन्होंने 9740 वोट सिक्योर्ड करे, उन्होंने उनको मिले 9740 स्कोर, और जो 487 वोट्स है वो डिक्लेयर्ड हुए हैं इनवैलिड, जहाँ जो कि है 2%। ठीक है, टोटल वोट्स के जो 2% वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए। जो परसेंटेज थी वोट्स की ए और बी में वो कितनी थी, इसमें भी हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। अब हम एक बार ना टोटल नंबर ऑफ वोट्स को एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं गिवन, तो एक्स ले लेते हैं। उसके बाद जो वैलिड वोट्स थे, सॉरी इनवैलिड आएगा यहाँ पर, इनवैलिड लिख लेना। इनवैलिड जो वोट्स थे वो थे 487, और जो 2% वोट्स थे, मतलब सॉरी टोटल वोट्स का 2% जो था वो इनवैलिड था। तो हम ये लिख सकते हैं 2% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स को हमने क्या लिया है, टोटल। ठीक है। तो जो कि है 487, तो 2 में 100 क्यों आया, क्योंकि हमने परसेंटेज हटा दिया, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 487 फर्स्ट क्वेश्चन की तरह।
उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा 487 मल्टीप्लाई 100/2, ये 1 और ये 50। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 24350। ओके, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि जो टोटल वोट्स थे वो थे 24,350। अब जो वोट्स ऑब्टेन हुए हैं ए से वो है 9740। ठीक है, अब जो परसेंटेज है वोट्स की ए के लिए, अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम? 9740 अपॉन में टोटल वोट्स जो कि है 24350 मल्टीप्लाई 100। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। ठीक है, जब हम आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 40% आंसर। तो नीचे अब हम निकालेंगे बी का उसी फॉर्मूले से। तो जो वोट्स बी के ऑब्टेन हुए हैं वो टोटल नंबर ऑफ वोट से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर ऑफ वोट्स है, सॉरी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं माइनस करेंगे जो नंबर ऑफ वोट्स है जो कि ए को मिले हैं प्लस इनवैलिड वोट्स। ठीक है, जो कि 24350 थे टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो यही थे। और उसके बाद जो वोट्स थे ए के वो थे, ए के लिए जो वोट्स थे वो थे 9740 और इनवैलिड वोट्स थे 487। तो हम 9740 प्लस 487 करेंगे तो आंसर आएगा 10,227। अब हम टोटल वोट्स में से क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसे माइनस करेंगे, यानी कि 24350 माइनस 10,227। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 14,123। अब हमें निकालनी है बी के वोट्स की परसेंटेज। तो वो हम ए जैसे हमने निकाला था वैसे ही निकालेंगे। हमने आंसर अपॉन में टोटल वोट्स 24350 मल्टीप्लाई 100। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 58%, यानी कि जो ए के वोट्स की जो परसेंटेज है वो है 40% और जो बी के वोट्स की परसेंटेज है वो है 58%। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी दोबारा इसी पे है। ये जो ए है वो 10% अर्न करता है, 10% कमाता है बी से ज़्यादा। ठीक है, बी से 10% ज़्यादा कमाता है। तो जो बी है कितनी परसेंट बी ए से कम कमाता है? हमें ज़्यादा का तो पता है कि वो 10% ज़्यादा कमाता है, पर हमें कम का नहीं पता कि बी कितनी परसेंट कम कमाता है ए से। तो जो अर्निंग है हमारी बी की वो ले लेते हैं हम एक्स, और जो ए है वो 10% ज़्यादा कमाता है बी से, दोनों सभी को पता है। तो जो उसकी अर्निंग है वो हो गई एक्स प्लस 10%, क्योंकि हमने एक्स ली है बी की वैल्यू, बी के अर्निंग की, सॉरी हमारे एक्स की। यही लिखेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में ही किया है, तो मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करने की आई थिंक नीड नहीं है। तो परसेंटेज हटाने के बाद 10/100 और x, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो सभी को पता होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 110/100 x। ठीक है, तो 110x/100 माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है बी की वैल्यू, सॉरी बी की जो अर्निंग है ए से कम उसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम माइनस एक्स कर देंगे उसकी अर्निंग का। तो 110x माइनस 100x/100, 100 से 100 कट हो गया तो हमारा यही बचा 10x/100। सॉल्व करने के बाद क्योंकि हमारा जो अर्निंग है ए और बी के डिफरेंस का वो निकल गया हमारा 10x/100। तो जो परसेंटेज है जो बी की जो कि ए से कम कमाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो 10x/100 हमारा आंसर आया था, यही आया था, उसके भी अपॉन में 110 लगा देंगे मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, और उसके भी नीचे 100 लगा देंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है बट समझ जाना, यहाँ से देख लेना। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 10x अपॉन में 110 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब आपको मेनली इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कट गया, तो आपका ये आंसर आएगा 100/11।
तो 100/11 को पॉइंट में आएगा, यानी कि 9.09%। एंड 9.09% यानी कि जो बी है उसकी जो कमाई है वो ए से कम है 9.90%। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, रचित की जो इनकम है वो है 20%, रमित की इनकम से कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। तो कितनी परसेंट रमित की इनकम ज़्यादा है रचित की इनकम से? ठीक है, तो हम रचित की इनकम को x-100 ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, उसकी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि -100 कर देंगे बिकॉज उसकी टोटल उससे टोटल इनकम से। तो रचित की इनकम क्या हो गई, x-20% मल्टीप्लाई x, या फिर ऑफ लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने नॉलेज से ऊपर वाला नहीं देखा था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया जल्दी जल्दी में, ऑफ x। ठीक है, तो x -1/5, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5x इज इक्वल टू 4/5x। इसे जब आप सॉल्व करोगे, ये x की वैल्यू क्या थी आपकी, 100 ही तो थी ना, तो आई थिंक एक स्टेप तो मिस करना ही था मेरे को। तो जो डिफरेंस बिटवीन है हमारी रचित की और रमित की इनकम को हम प्लस करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, x -4/5x इज इक्वल टू x/5। समझ में आया, ये नहीं आया थिंक। ओके, तो दोबारा चलते एक बार, नहीं आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगी क्वेश्चन। जो रमित की इनकम की परसेंटेज है जो कि रचित से ज़्यादा है, उसको हम कैसे निकालेंगे, जो कि हमारी इनकम का डिफरेंस आया था अपॉन में हम रचित की इनकम रख देंगे मल्टीप्लाई 100। हमें अभी उनकी इनकम का डिफरेंस नहीं पता, तो हम एक्स अपॉन में उनकी जो डिफरेंस था वो लिखेंगे हम x/5, और जो रचित की इनकम है वो है 4x/5 मल्टीप्लाई 100। तो x से x कट हो गया, तो आपका क्या बचा, 5 से 5 कट हो गया, 4 × 100, 4 × 100 मतलब 25%। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको वीडियो के एंड में पूरी PDF दिखा दूंगी, अगर ये इस वाली में कंप्लीट हो जाती है तो, नहीं तो जितने क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उतनों की दिखा दूंगी मैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं भेज नहीं पाऊंगी। डोंट आस्क मी टू सेंड द होल आंसर्स इन योर एट योर फ़ोन नंबर, ऑन योर फ़ोन नंबर, सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ अ हाउस डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%। एक घर है, उसकी कीमत हर साल 10% बढ़ती है, सॉरी कम होती है। जो वैल्यू है हाउस की, अगर हाउस की वैल्यू जो है वो 24,15,000 है, तो उसकी जो 2 साल के बाद कितनी होगी। आप एक बार ये याद रखना कि उसकी हर साल 10% कीमत घटती है, कम होती है। ठीक है, और उसकी जो प्रेजेंट में जो उसकी रिसेंटली कीमत है उस घर की वो है 24,50,000। पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ हाउस की वैल्यू कितनी है, उसके बाद वैल्यू जो डिक्रीज होती है, कम होती है एवरी ईयर, वो होती है 10%। एक साल के बाद जो वैल्यू है वो कितनी होएगी, 24,50,000 का 10%। इतनी तो घटेगी ना, क्योंकि हर साल घटती है, तो 2 साल में तो 20% हो गया, सीधी सी बात है, इतनी तो पता ही चल गया आपको। अब परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई 245,000, एक और ज़ीरो आएगा, 50,000 है, क्योंकि 2 से 2 ज़ीरो कट गई। ठीक है, उसके बाद 10 × 245,000 बचा आपके पास, और तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2,45,000। अब आपको क्या करना है, 24,50,000 माइनस 2,45,000 को जब आपको माइनस करना है, क्यों करना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसकी एक साल में कितनी कीमत घटी है। तो 2,20,05,000 आपका आंसर आता है। अब जो वैल्यू है हमारे हाउस की एक साल के बाद वो है इतनी, 22,05,000, यानी कि 2 करोड़, या फिर आप ये बोल सकते हो 22,500।
अब जो 2 साल के बाद सेकेंड ईयर में कि जो हाउस की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, जो कि फर्स्ट साल में हमारी वैल्यू आई थी हाउस की, क्योंकि अब रिसेंटली उस हाउस की ये वैल्यू रहेगी, बिकॉज आपका किसी को नहीं पता कि उसकी वैल्यू जो है वो पहले कितनी थी और अब कितनी है, सबको हम यही बताएंगे क्योंकि उसकी 10% हर साल कम होती है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 10/100 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। ओके, सो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इतना। एक ज़ीरो हट जाएगी, पहले एक ज़ीरो थी अब एक ज़ीरो हट जाएगी, क्योंकि 10% था, अगर 100 होता तो 2 ज़ीरो हट जाती। अब हम माइनस करेंगे ताकि हम टोटल वैल्यू निकाल सके दोनों साल की, यानी कि पहले वाले साल की हमारी आई थी 2205,000 और अब इस वाले साल की आई है 2205,000। तो इनको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 84,500। तो 2 साल के बाद जो हाउस की वैल्यू होगी वो आएगी 84,500। ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन जाएगी तो आप देख नहीं पाओगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप धीरे धीरे हम करेंगे। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 10 फैब से पहले हम अपना कंप्लीट कर दें। अब मैं आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चंस शो कर देती हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन शो करती हूँ ताकि आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप परेशान ना होकर आप मेरे को भेज दो प्लीज़। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको जो फार्मूलाज हमने सीखे थे SPCP वाले वो भी आपको शो कर दूंगी। वैसे वो इस एक्सरसाइज में आई थिंक है नहीं, वो 9.2 में है शायद, बट स्टिल अगर आपको टाइप लिखने हो तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले ली। सो प्लीज़ मूव ऑन टू, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये है आपका। सो 5% इंक्रीजेज इन द एनरोलमेंट। ठीक है, थोड़ी ब्लर है ये वाली फोटो, आई थिंक इसकी भी ले ही ली होगी। देन क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, आई थिंक मेरे को क्वेश्चन शो करने की कोई नहीं, बट स्टिल मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ, हम 2 स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूरा एक पेज का नहीं था, बट स्टिल वो था हाफ प्लस था वो। क्वेश्चन 4 की भी 2 स्क्रीनशॉट ले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की भी आप साथ के साथ ले लो। इस यहाँ तक का जो है आगे का मैं आपको शो कर रही हूँ, वेट अ मिनट। देन क्वेश्चन 6 का आगे वाला पार्ट जो कि ये रहे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।